तो अब हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हमारी तीनों एक्टिविटीज़ आएंगी। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ रेलगा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। देखो हमें 19 और 20 के बैलेंसेस गिवन है। पहले हमें गिवन इसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस है हमारा नोट नंबर 1। नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 2 है। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल 3 है। अदर करंट लाइबिलिटी नोट नंबर 4 है। एसेट्स में गिवन है हमें नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा नोट नंबर 5 है। इंटेंजिबल 6 है। लॉन्ग टर्म लोन्स गिवन है। करंट एसेट्स में गिवन है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी जो नोट्स हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। Here in note to account, number 1 है reserve and surplus, number 2 long term borrowings, number 3 trade payables, number 4 other current liabilities, number 5 property plant and equipment, and number 6 है intangible fixed assets. Additional information में हमें given है कि during the year a piece of machinery with a book value of rupees 30,000, provision for depreciation on it 10,000 was sold at a loss of 50% on book value. और दूसरा हमें given है debentures were redeemed on 31st March 2020. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना हम क्वेश्चन करना। देखो सबसे पहले हमें लिखना है वही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। उसके बाद लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और उसके बाद लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले आएगा इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, ये ध्यान रखना कि रिजर्व एंड सरप्लस को ही हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर और प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो हमें करंट ईयर प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट तो क्वेश्चन में कहीं पर गिवन नहीं है। इसके बाद है इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व। चलिए तो देखो नोट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस हमारा एनपीबीटी होता है, नोट नंबर 1 है हमारा। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमें जनरल रिजर्व दे रखा है, पहले 50,000 का था, अब 70 का हो गया, यानी 20,000 से बढ़ गया। तो ये आ गया हमारा ट्रांसफर टू रिजर्व 20,000। इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में क्वेश्चन में कहीं पर कुछ भी गिवन नहीं है। तो बस अब यही हमारा 20,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पुट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,000। ठीक है, चलिए अब लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले आते हैं हम अपनी लाइबिलिटी साइड पे। तो पहले हमारा शेयर कैपिटल, देखो बेटा पहले 2 लाख का था, अब 2,50,000 का हो गया शेयर कैपिटल, यानी कि हमने शेयर कैपिटल इशू की है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट है, इशू ऑफ शेयर्स 50,000। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम रिजर्व एंड सरप्लस हमारा हो गया है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो कि हमारा नोट नंबर 2 है। तो नोट नंबर 2 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है हमारे 12% डिबेंचर। देखो 1 लाख के थे, 80 के हो गए, यानी कम हो गए, यानी डिबेंचर रिडीम हुए हैं, हमने लोन का पेमेंट कर दिया। तो सबसे पहले आएगा इसमें रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर 20,000 माइनस के, क्योंकि हम लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं। अब देखो इस पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और ये कह रहा है कि डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2020। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिबेंचर इशू या रिडीम की एंट्री करेंगे तो हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि डिबेंचर रिडीम कब हो रहे हैं, लास्ट में हो रहे हैं या बिगनिंग में हो रहे हैं। देखो 1 लाख का जो लोन था हमारा, ये समझो ये जो 1 लाख का लोन है ये तो पूरे साल रहा, तो इस पर तो इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा। अब आप देखो कि जो 20,000 के डिबेंचर रिडीम हुए और 80,000 का लोन बचा, क्या ये डिबेंचर बिगनिंग में रिडीम हुए हैं या लास्ट में रिडीम हुए? अगर लास्ट में रिडीम हुए तो अब 80,000 पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर बिगिनिंग में होते, सपोज डिबेंचर बिगिनिंग में रिडीम कर रहे होते, तो हम भी 80,000 पर भी इंटरेस्ट लगाते। लेकिन क्योंकि ये लास्ट में रिडीम हुए हैं तो इंटरेस्ट अब सिर्फ 1 लाख पर लगेगा, क्योंकि 1 लाख का लोन ही पूरे साल रहा है। तो 1 लाख पे हमने 12% इंटरेस्ट अगर लगाया तो हमारा 12,000 आता है। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 12,000। ये ध्यान रखना कि इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि डिबेंचर हमारे इशू और रिडीम कब हो रहे हैं। अगर लास्ट में रिडीम हो रहे हैं ना तो उस पर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ जो वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में रही है लोन की, हमारी लोन 1 लाख रही है पूरे साल, सिर्फ उस पर ही हम इंटरेस्ट लगाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लो, करंट लाइबिलिटी जिसमें ट्रेड पेबल है हमारा नोट नंबर 3। देखो नोट नंबर 3 में ट्रेड पेबल में 2 चीजें हैं, क्रेडिटर्स और बीपी।
क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 20,000 से और बीपीबी हमारा इंक्रीज हो रहा है 80,000 से। चलिए, तो जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे ऐड करते हैं। इंक्रीज इन क्रेडिटर 20,000, इंक्रीज इन बिल्स पेबल 80,000, ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में ऐड करेंगे इसको। लाइबिलिटी का नेचर है इंक्रीज होगी तो ऐड, डिक्रीज होगी तो लेस। एसेट्स का नेचर है इंक्रीज होगी तो लेस और डिक्रीज होगी तो ऐड। चलिए, ये हो गया हमारा। इसके बाद है अदर करंट लाइबिलिटी, जो कि है हमारा नोट नंबर 4। तो नोट नंबर 4 में अदर करंट लाइबिलिटी में हमें गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो पहले 25,000 के थे, फिर 20,000 के हो गए, यानी 5,000 से कम हो गए। लाइबिलिटी कम होती है तो डिक्रीज होगी, यानी कि लेस होगी। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 लेस कर देंगे। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। लाइबिलिटी साइड हमारी फिनिश हो गई है। अब आते हैं एसेट साइड पे। एसेट्स में है हमारे नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में सबसे पहले हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि हमारा नोट नंबर 5। देखो, नोट नंबर 5 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी, यानी दोनों बैलेंसेस गिवन है तो हम दोनों अकाउंट बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी का और डेप्रिसिएशन का। तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 2,00,260 और डेप्रिसिएशन का है 50 और 60। देखो बेटा, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी 2,00,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 260। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, एसेट का इधर आएगा, डेप्रिसिएशन का इधर आएगा। 50,000 और 60,000 हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। चलिए, इस पे एडजस्टमेंट देखो। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 30,000। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि कॉस्ट में से हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, तब बुक वैल्यू आती है। और अगर बुक वैल्यू दे रखी है तो इट मीन्स उसमें से ऑलरेडी ही डेप्रिसिएशन माइनस है। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी विद बुक वैल्यू ऑफ 30,000, जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उस पर 10,000 है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है ये हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है और वो सोल्ड हुआ है 50% लॉस पे, बुक वैल्यू पे। ये जो लॉस है ये बुक वैल्यू पे लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें गिवन है, हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। देखो, मैंने बताया था कि अगर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है तो वो इधर आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस में निकालेंगे। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें गिवन था, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसको हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 10,000। ठीक है, इसकी पोस्टिंग दूसरी हमारी मशीनरी अकाउंट में जाएगी बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000। ध्यान रखना, 2 पोस्टिंग हो चुकी है इस एडजस्टमेंट की, तो अब ये प्रोफॉर्मा में पोस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो सोल्ड हुई है एट ए लॉस ऑफ 50% ऑन बुक वैल्यू, यानी कि 30,000 का 50%, तो 15,000 पे वो सेल हुई और 15,000 का लॉस हो गया। चलिए, तो बाय बैंक सेल 15,000 एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लॉस 15,000। उसने बोला कि 30,000 वाली 50% के लॉस पे सेल हुई, यानी 50% का लॉस है 15,000 और 15,000 पे वो सेल हुई है। 30,000 में से 50% का लॉस है, 50% की सेल है, तो बाय बैंक सेल 15,000, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लॉस 15,000। इसके अलावा इसकी और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, दोनों अकाउंट हम क्लोज करते हैं। क्योंकि हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन था तो हमारा बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस में आ जाएगा 20,000, ये हमारा बैलेंस आ गया करंट ईयर का। अब यहां देख लो, सेल हो गया, लॉस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इसको हम 3,00,000 करेंगे। 3,00,000 में से 2,00,000 हमने माइनस किया है, तो टू बैंक परचेज बैलेंस हमारा 1,00,000 का आ गया। ठीक है, चलिए पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपनी पोस्टिंग मशीनरी अकाउंट में। तो ये जो हमारा लॉस है ये आ जाएगा हमारा, ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसको हम ऐड करेंगे 15,000। उसके बाद जो हमारा ये बैंक का सेल और परचेज है, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो सेल ऑफ मशीनरी 15,000, परचेज ऑफ मशीनरी हमारी 1,00,000 की। ठीक है, परचेज करा तो पैसा गया, माइनस होगा। अब इसके बाद ये डेप्रिसिएशन 2 जगह ऑलरेडी पोस्टेड है, क्योंकि एक बार यहाँ पर है, इसको हम ऊपर लेकर गए थे, इसकी अब कोई परफॉर्मा में एंट्री नहीं होगी। अब आएगा ये डेप्रिसिएशन 20,000 का, तो ये जो डेप्रिसिएशन 20,000 का, ये हम ले जाएंगे अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये हो जाएगा हमारा ऐड 20,000। ठीक है बेटा, तो पोस्टिंग सारी हमारी हो गई है। डेप्रिसिएशन हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट है, इसके अलावा जो सेल और परचेज है वो हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट है, और फिर ये पार्ट है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, सेल और परचेज। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद है हमारे इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि पहले थे हमारे, जो है नोट नंबर 6। देखो, नोट नंबर 6 में इंटेंजिबल एसेट्स में हमें गुडविल गिवन है। 10,000 की थी, 2,000 हो गई, यानी गुडविल राइट ऑफ हो गई 8,000 से,
तो ये आ जाएगी हमारी गुडविल रिटर्न ऑफ, ऐड करेंगे 8,000। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। 1 लाख का था, 130 का हो गया, यानी हमने लोन दिया है। लोन दिया है तो हमारा पैसा गया है, तो ये आ जाएगा हमारा लोन एडवांस्ड 30,000, पैसा गया 30,000 माइनस के। चलिए अब आते हैं करंट एसेट्स पे। देखो इन्वेंट्रीज पहले 70 की थी, फिर 90 की हो गई, तो यानी हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो ये होगा हमारा डिक्रीज। तो ये रहा हमारा इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये लेस करेंगे 20,000 से। इसके बाद है हमारा ट्रेड रिसीवेबल, पहले 40 का था 60 का हुआ, तो एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो लेस करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 20,000, ठीक है। इसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो तो हमारा जब हम सारे अकाउंट्स क्लोज करेंगे तब आएगा। चलिए तो अब इसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चन में बचती नहीं है। अब क्लोज करते हैं अपना परफॉर्मा। ये आ जाएगा हमारा 20, 20, 15, 8, 12, 75,000। इसमें से देखो आप ये है 1 लाख, इसमें से माइनस करोगे 45,000, तो ये 55,000। टैक्स दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेशन या माइनस टैक्स पेड आएगा ही नहीं, क्योंकि वो दे ही नहीं रखा। दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा 1,30,000 आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वैसे तो सबसे पहले यहाँ पे कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेशन आता है, माइनस का टैक्स करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई भी टैक्स हमें गिवन ही नहीं है, तो बस सीधा हमारा ये जो आंसर आया है यही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसके बाद देखो ये 1 लाख है, इसमें से माइनस किया हमने 45, 1 लाख, और ये 30,000 और ये 15,000, ठीक है। तो फिर ये 1,30,000 और ये 15,000, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी बेटा 1,15,000, ठीक है। तो ये हमारा 1,15,000 की नेगेटिव वैल्यू आ गई। कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमने बाहर कर दिया। इसके बाद है हमारा देखो 20,000 और 12,000, ठीक है। 32,000 माइनस हम करेंगे 50,000 में से, तो ये आ जाएगा 18,000। तो ये 18,000 हम बाहर कर देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब हम तीनों को प्लस करेंगे, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी 33,000 आ रहा है। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो ओपनिंग ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 65,000, ये हमने इसमें ऐड करा। इसको ऐड करके हमारा आंसर आया 98,000, जो कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल, मतलब ये जो हमारा है ये है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये बैलेंस आपका मैच करना चाहिए पीछे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से 98,000। अगर ये बैलेंस आपका मैच हो रहा है तो इट मीन्स आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक ये बड़ा क्वेश्चन इस तरीके से फिनिश होता है।